देख रहे हैं बोर्ड पर लिखा हुआ है इंटीग्रेशन और ब्रैकेट में लिखा हुआ है L2। L2 का मतलब ये लेक्चर 2 है ना। ये दूसरा लेक्चर है। पहला लेक्चर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और इसे देखने के पहले अगर आप उसे देखेंगे तो आपको इंटीग्रेशन की जो है समझ और ज़्यादा बेहतर होगी। ठीक है, पहले लेक्चर में हम लोगों ने समझा था कि समाकलन के बेसिक सवाल लगाए थे, बहुत आसान से सवाल लगाए थे। हम लोगों ने क्या जाना था पहले लेक्चर में? हम लोगों ने जाना था ये इंटीग्रेशन का सिंबल होता है। अगर इस तरीके से लिखा है x की पावर n dx तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। हम लोगों ने पहला ये फार्मूला जाना था। हम लोगों ने दूसरा फार्मूला जाना था इंटीग्रेशन a की पावर x dx इक्वल्स टू होगा a की पावर x अपॉन log a बेस e प्लस c। हम लोगों ने तीसरा फार्मूला जाना था इंटीग्रेशन e की पावर x dx इक्वल्स टू ये वही रहता है e की पावर x प्लस c। और हम लोगों ने चौथा जाना था इंटीग्रेशन अगर 1/x है, 1/x dx है तो इसका हो जाएगा log x बेस e। थोड़ा डिटेल में मैंने समझाया भी था कि 1/x dx log x क्यों होता है। ठीक है, अब इन चारों फार्मूलों पर हम लोगों ने इसके पिछले वीडियो में कुछ 2-2, 4-4 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए थे, आपको सामान्य समझ हो गई थी। आप देख रहे हैं हर जगह ये प्लस सी आ रहा है, हर जगह प्लस सी आ रहा है, यानी जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो जो भी हमारा आंसर मिलता है लास्ट में हम प्लस सी ऐड कर देते हैं। आखिर इसका कारण क्या है? इस सी का मतलब क्या है? इस सी का मतलब है कांस्टेंट। इस सी का मतलब क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? नियतांक। नियतांक का मतलब कोई भी फिक्स वैल्यू हो सकती है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। सपोज मान लीजिए हमारे पास एक कोई क्वेश्चन है, इसको समझते हैं ये सी क्यों है। सपोज मान लीजिए हमें कोई क्वेश्चन दिया गया है इंटीग्रेशन x² प्लस 5x प्लस 4 dx। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कहा गया है आपको इसे इंटीग्रेट करना है, इसका समाकलन करना है। तो आप क्या करेंगे? देखिए सबको अलग अलग कर दीजिए। x² dx प्लस इंटीग्रेशन 5x dx प्लस इंटीग्रेशन 4 dx। अब देखिए x की पावर n का फार्मूला लग जाएगा तो क्या होगा? देखिए x की पावर n का x की पावर n+1 अपॉन n+1 यानी x की पावर 2+1 अपॉन 2+1 प्लस जो कांस्टेंट टर्म होता है और अगर उसके साथ x के साथ गुणा में लिखा हुआ है x y z जो भी है, मतलब जिसके सापेक्ष समाकलन हो रहा है, x के सापेक्ष हो रहा है ना, तो ये 5 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन x dx बचेगा। तो देखिए अगर हम इस कांस्टेंट टर्म को पहले ही बाहर लिख लिए होते और इसकी पावर कुछ नहीं थी तो क्या थी? 1 थी। जब पावर कुछ नहीं थी तो 1 थी तो क्या फार्मूला बन जाता है? x की पावर 1 यानी x की पावर n वाला, तो x की पावर 1+1 अपॉन 1+1। ये फार्मूला आपको पता है। और प्लस ये 4 अगर आप पहले ही बाहर लिख लेते कांस्टेंट टर्म तो यहाँ क्या बचता? कुछ नहीं बचता, तो बचता 1 को हम लिख सकते हैं x की पावर 0। पिछले वीडियो मैंने अच्छे तरीके से आपको बताया भी था। अब देखिए तो ये क्या हो जाता? 4 तो बाहर है ही है और x की पावर 0 था तो x की पावर 0+1 अपॉन 0+1। ठीक है, और जब हम इंटीग्रेट कर देते हैं तो फाइनली c ऐड कर देते हैं। अब जरा देखिए क्या हो जाएगा? x³ अपॉन 3 प्लस 5x² अपॉन 2 प्लस 4x अपॉन 1, तो बटे में 1 का कोई मतलब है नहीं, और ये प्लस c। ये आपका इंटीग्रेशन हो गया जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई थी। चलिए, तो हमने इंटीग्रेशन कर लिया। करने के बाद आखिर हम क्या समझ पाए? आखिर इस एग्जाम्पल को लेने का क्या मतलब था? तो थोड़ा धैर्य से, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोलने जा रहा हूँ। ठीक है, इस द्विघात समीकरण का इंटीग्रेशन करने पर हमको ये मिला। अब अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें जो कक्षा 11 में आप सीख कर आए हैं, ठीक है, और अगर आपको नहीं आता डिफरेंशिएशन तो कोई बात नहीं, आप डिफरेंशिएशन वाला वीडियो देखिए। ठीक है, अब अगर इसका हम डिफरेंशिएशन करें तो देखिए क्या होगा? इसका डिफरेंशिएशन ऐसे लिख देते हैं हम डायरेक्ट, x³ अपॉन 3 प्लस 5/2 x² प्लस 4x और प्लस c। अब देखिए ज़रा इसको, x³ का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा? 3x² अपॉन 3। भाई देखिए d dx ऑफ x की पावर n अगर आपको फार्मूला पता है तो आप आराम से कर लेंगे, nx की पावर n-1। अभी देखिए ये 5 था
अपॉन 2 था, बना रहेगा। एक्स स्क्वायर करोगे तो 2x की पावर 2 - 1 यानी 1 बचेगा, पावर 1 लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। प्लस 4 और डी डी एक्स ऑफ x करोगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। 4 × 1 क्या हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। और c कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन शून्य होता है। 11th में आप पढ़ के आए हो डिफरेंशिएशन, मैं ऐसा मान के पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अगर आप डिफरेंशिएशन में वीक हैं तो आप डिफरेंशिएशन का वीडियो देखिए, है ना, और उसमें आपको बहुत अच्छे से समझाया गया डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। तो कुल मिला के आपको देखिए, ये 3 से 3 कटा, ये 2 से 2 कटा, तो आपको मिला क्या, आपको मिला ये 3 से 3 कट जाएगा, इस 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा x² + 5x + 4। क्या वही आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर से नहीं मिल गई? इसका मतलब अगर हम जिसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, कोई भी फलन है, कोई भी फंक्शन है, अगर हम उसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं और इंटीग्रेशन करने के बाद हमें जो भी आंसर मिला है, अगर हम उसका फिर से डिफरेंशिएशन कर दें तो हमको क्या मिलेगा, वही फलन मिल जाएगा जिसका हम इंटीग्रेशन करके आए। ये बात क्लियर हुई? इसलिए मैंने इसके पहले वीडियो में जब बोला था कि जो समाकलन होता है, जो इंटीग्रेशन होता है, वो डिफरेंशिएशन का इन्वर्स प्रोसेस होता है, प्रतिलोम प्रतिक्रिया होती है, प्रतिलोम क्रिया होती है, रिवर्स क्रिया होती है। तो उसका कहने का मतलब मेरा यही था कि जब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, हमें जो आंसर मिल रहा है उसका पुनः डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो हमें फिर से वही फलन मिल जा रहा है जिसका हमने इंटीग्रेशन किया था। अब इसको अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में जानना चाहें तो हम कैसे जानेंगे, जरा देखिए। जब हम इंटीग्रेशन ये करने जा रहे हैं, इंटीग्रेशन x² + 5x + 4, तो हम आखिर जानना क्या चाह रहे हैं, थोड़ा ये बात ध्यान से समझिएगा। x² + 5x + 4 का जब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हम जानना क्या चाह रहे हैं, हम जानना चाह रहे हैं कि ये किसका डिफरेंशिएशन है। और ये किसका डिफरेंशिएशन है, इसका ही डिफरेंशिएशन तो है। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो क्या मिलेगा, यही तो मिलेगा। तो जब हम किसी फलन का इंटीग्रेशन करते हैं तो अल्टीमेटली हम ये जानने की कोशिश कर रहे होते हैं कि जो क्वेश्चन में इंटीग्रेशन दिया गया है, यानी इंटीग्रेशन में जो फलन दिया गया है, ये पता करना है कि ये जो दिया गया फलन है ये किसका अवकलन है, किसका डिफरेंशिएशन है। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि इसका जब इंटीग्रेशन किया तो हमको ये मिला, और ये मिला तो ये बता रहा है कि इसका डिफरेंशिएशन क्या है, ये है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? इंटीग्रेशन अगर हम मान लीजिए, चलिए अभी आपको और आगे के क्वेश्चन में मैं डिटेल में क्लियर करूंगा, फिलहाल आप ये समझिए कि इंटीग्रेशन में जो भी क्वेश्चन आपको दिया गया है, समाकलन में जो भी क्वेश्चन आपको दिया गया है, उसका अगर आप समाकलन करने के बाद आंसर निकालेंगे, जो आंसर आपको मिलेगा उसका पुनः अगर आप अवकलन कर देंगे तो आपको फिर से वही फलन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हुई। तो आपको ये बात भी क्लियर हो जानी चाहिए कि जो समाकलन होता है, इंटीग्रेशन होता है, वो डिफरेंशिएशन का इन्वर्स प्रोसेस होता है, प्रतिलोम क्रिया होती है। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम लोग इंटीग्रेशन में और कुछ नए फॉर्मूले सीखते हैं। चलिए, फॉर्मूला नंबर 5, इंटीग्रेशन sin x dx इक्वल्स टू होता है -cos x + c तो आपको लगाना ही है इंटीग्रेशन करने के बाद। इसका भी आंसर आपको मिलने वाला है बहुत जल्द, क्यों लगाना है। cos x dx इक्वल्स टू हो जाएगा sin x + c। इंटीग्रेशन sec² x dx इक्वल्स टू हो जाएगा tan x + c। इंटीग्रेशन cosec² x dx इक्वल्स टू हो जाएगा -cot x + c। इंटीग्रेशन sec x इंटू tan x dx इक्वल्स टू हो जाएगा sec x + c तो है ही है। इंटीग्रेशन cosec x इंटू cot x इक्वल्स टू हो जाएगा -cosec x + c। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आप लिखते लिखते, आपको सवाल करते करते लर्न हो जाने चाहिए, और हो भी जाएंगे जब आप करने की कोशिश करेंगे। तो अब कोई भी फार्मूला ले लें,
अभी इसके ठीक पहले मैंने जब आपको बताया था, मैंने कहा था जब हम इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन करने के बाद हमें जो मिलता है उसका पुनः डिफरेंशिएशन कर दें तो हमको वही चीज़ मिल जाएगी जिसका हमने इंटीग्रेशन किया है। सपोज मान लीजिए हमने ये वाला उठा लिया, हमने sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन किया, हमको tan x प्लस सी मिला। तो इसका मतलब अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो हमको ये मिलना चाहिए ना, जरा करके देख लेते हैं। चलिए अगर हम d dx ऑफ tan x प्लस सी करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये हो जाएगा d dx ऑफ tan x और प्लस d dx ऑफ c। tan x का डिफरेंशिएशन आपको पता है क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स, और c कांस्टेंट टर्म है और x के सापेक्ष हम अवकलन कर रहे हैं इसलिए क्या हो जाएगा 0। तो sec स्क्वायर एक्स प्लस 0 तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स। देखिए आपने sec स्क्वायर एक्स का समाकलन किया, आपको tan x प्लस सी मिला। वैसे तो ये फार्मूला है, कैसे मिला ये एक अलग विषय है, लेकिन sec स्क्वायर एक्स का आपने समाकलन किया, आपको tan x प्लस सी मिला और उसका पुनः अवकलन कर दिया तो आपको sec स्क्वायर एक्स मिल गया ना। तो देखिए दोनों बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस है ना। अब एक चीज़ मैं जो बार बार आपसे बोल रहा हूँ शायद आप ना समझ पा रहे हो, पर प्रयास करेंगे तो समझेंगे। जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो आखिर हम क्या जानना चाहते हैं, हम क्या जानना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं कि जिस चीज़ का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जिस चीज़ का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो किसका अवकलन है। तो हमको जो आंसर मिला वो मिला tan x। इसका मतलब जिस चीज़ का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो किसका अवकलन है, tan x का अवकलन है, tan x का डिफरेंशिएशन है। बेसिकली जब भी हम इंटीग्रेशन करेंगे किसी भी फंक्शन का करेंगे, हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना ही जानना होगा कि जो हमें फंक्शन दिया गया क्वेश्चन में वो किसका डिफरेंशिएशन है। बस ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो ये कुछ फॉर्मूलेज थे, आपको नोट करने चाहिए। फॉर्मूले काफ़ी हैं इंटीग्रेशन में, एक साथ बता देने पर आप डेफिनेटली कंफ्यूज होने वाले हैं, इसलिए थोड़ा सा कुछ फार्मूले फिर उनसे संबंधित क्वेश्चन, फिर फार्मूले और फिर उनसे संबंधित क्वेश्चन हम लोग करते हुए चलेंगे। तो इसको ज़रा सा अगर आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए पॉज करके, और हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो एक चीज़ हम लोग अभी तक तो जान ही गए कि इंटीग्रेशन क्या होता है, समाकलन क्या होता है। इंटीग्रेशन बेसिकली बहुत ही आसान चैप्टर है। अगर इसके फार्मूले हम लोग अपने मस्तिष्क में बिठा लें, मेमोराइज़ कर लें और बहुत आराम से अगर हम क्वेश्चन करने की कोशिश करें तो हम लोग कर सकते हैं। अब सपोज़ मान लीजिए आपको क्वेश्चन मिल गया, क्वेश्चन आपको मिला, आपसे कह रहे हैं इंटीग्रेशन 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स dx, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो पहले तो आप सॉल्व कर लीजिए जितना सॉल्व हो सकता है। 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स। ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ के आए ही होंगे, कहाँ से होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 होता है। तो यहाँ से अगर साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स नहीं हो जाएगा। तो जहाँ 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स है वहाँ साइन स्क्वायर एक्स नहीं लिखा जा सकता है क्या, तो बिल्कुल आराम से वैसे ही लिख दिया। अब रूट के अंदर साइन स्क्वायर एक्स है तो रूट के बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन एक्स dx। और साइन एक्स का इंटीग्रेशन आप लर्न करके आए हैं, अभी आपको फार्मूला बताया गया था, साइन एक्स का होता है माइनस cos एक्स, और जब इंटीग्रेशन कर देते हैं तो c लगा देते हैं, ऐड कर देते हैं। ये एक नियतांक होता है, इसका कारण भी आपको बहुत जल्द जानने को मिलेगा कि ये क्यों ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब सपोज़ मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, कोई और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है आपका dx अपॉन cos x cot x, इंटीग्रेशन dx अपॉन cos x इंटू cot x। अब आप देखिए ऐसा कोई फार्मूला तो आपको डायरेक्ट पता नहीं है, लेकिन आपको पता है कि cos x अगर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, sec x हो जाएगा, cot x ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा, क्योंकि cos sec का अपोजिट होता है, cot tan का अपोजिट होता है, dx। अब देखिए sec x इंटू tan x dx का सीधे इंटीग्रेशन होता है sec x, ये सीधा फार्मूला है। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग धीरे धीरे आगे चलेंगे बड़े क्वेश्चंस की तरफ। आपको पता होना चाहिए, अभी मैंने लिखा था इंटीग्रेशन sin x dx, इसका क्या होगा माइनस cos x, इंटीग्रेशन cos x का क्या होगा sin x होगा। अभी मैंने आपको बताया था इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स का क्या होगा, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स का हो जाएगा tan x, प्लस c तो हर एक में लगाना है, बिल्कुल भूलना नहीं है। इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, माइनस cot x। ठीक है, इंटीग्रेशन sec x इंटू tan x कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन sec x इंटू tan x हो जाएगा sec x
और इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स क्या हो जाएगा, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। ये नए फार्मूले जो हैं अभी आज के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़े हैं, ये हमें लर्न हो जाने चाहिए। और देखिए आप थोड़ा करके अगर जहमत उठाना चाहें तो करिए, अच्छी चीज़ भी है। आप इसका डिफरेंशिएशन करिएगा तो देखिएगा आपको यही मिलेगा, आप इसका डिफरेंशिएशन करिएगा तो देखिएगा आपको यही मिलेगा, आप इसका डिफरेंशिएशन करिएगा तो देखिएगा आपको यही मिलेगा, और आपको करना भी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। चलिए कुछ क्वेश्चन है जैसे कर लेते हैं हम लोग कुछ। अब जैसे सपोज मान लीजिए आपको दे दिया गया इंटीग्रेशन b की पावर x प्लस ए। पिछली एक्सरसाइज में हम लोगों ने किए थे ऐसे क्वेश्चन, याद करिएगा आप, dx। तो इसको आप ऐसे तोड़ सकते हैं ना, इंटीग्रेशन b की पावर x इंटू इंटीग्रेशन b की पावर a। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? जब आधार समान हो तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं, तो बात तो वही लिखी हुई है ना, तो इसको हम ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं dx। अब देखिए इतने टर्म में तो कहीं x इंक्लूड है नहीं, कहीं पे x नहीं लगा हुआ, इसलिए ये हो गया कांस्टेंट टर्म। और जो कांस्टेंट टर्म होता है वो क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। तो b की पावर a तो बाहर आ गया, बचा क्या, b की पावर x इंटू डी एक्स। अब देखिए आपको फार्मूला एक पता है, पिछली एक्सरसाइज में आपने पढ़ के आए, आप लोग पढ़ के आए हैं, a की पावर x का क्या होता है, a की पावर x अपॉन लॉग a बेस e। ये फार्मूला होता है a की पावर x का, तो ये तो ऐसे ही लिखा रहेगा b की पावर a, और ये क्या होता है b की पावर x अपॉन लॉग, और जब a होता है तो यहाँ पर a होता है, अगर b है तो क्या हो जाएगा, लॉग b बेस e। ये आपका आंसर हो गया, और प्लस सी आप इसमें लगा देंगे। इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न होना नहीं चाहिए। बहुत आराम से हम लोगों को पढ़ना है, काफ़ी टाइम है। जिन्हें बहुत स्पीड में पढ़ना है, जिन्हें बहुत आता है, जिन्हें लगता है ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, तो वो मेरे वीडियोस में कुछ दिन बाद लौट के आएँ, क्योंकि मैं ये मान के पढ़ा रहा हूँ कि आप 12th में आए हैं और आपके लिए इंटीग्रेशन बिल्कुल नया है, और इसलिए मैं बहुत धीमे और बहुत आराम से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज़ मान लीजिए क्वेश्चन है, आपको इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब प्लस 5 a की पावर x प्लस 3 अपॉन x माइनस 7 cos x, ये आपका इंटीग्रेशन मान लीजिए करना है। इंटीग्रेशन में अगर कोई भी एक्सप्रेशन लिखी हुई है प्लस या माइनस से जुड़ी हुई है तो आप उसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब डी एक्स प्लस 5 कॉन्स्टेंट टर्म में बाहर आ जाएगा a की पावर x डी एक्स प्लस 3 कॉन्स्टेंट टर्म में बाहर आ जाएगा 1 अपॉन x डी एक्स माइनस 7 कॉन्स्टेंट टर्म में बाहर आ जाएगा cos x डी एक्स। अब आप देखिए इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा, x की पावर n वाला, यानी नीचे x हो ऊपर कुछ घात हो। तो आपको अभी फार्मूला पता है ना, x की पावर n का क्या होता है, x की पावर n dx का क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो यही फार्मूला हम लोग अप्लाई कर देंगे, n की जगह बस खाली क्या रख देंगे 3, तो x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1। ठीक है, इसका तो इंटीग्रेशन हो गया। जब इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये चिन्ह हटा देंगे। अब देखिए 5 तो लिखा हुआ है, a की पावर x का सीधे सीधे आपको फार्मूला पता है, a की पावर x अपॉन लॉग a बेस e, ये फार्मूला होता है, इसका भी काम खत्म। जब हम इंटीग्रेशन कर देंगे, फार्मूला अप्लाई कर देंगे तो ये dx हट जाता है और इंटीग्रेशन का चिन्ह हट जाता है। 3 लिखा है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स, कभी भी इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स है वो क्या होगा, लॉग x होगा। इसका अलग से ही एक फार्मूला आपको बताया गया था पिछली एक्सरसाइज में, माइनस 7। और cos x का देखिए क्या होता है, साइन x होता है, तो 7 sin x। अब आप कहोगे कि सर हर एक में c नहीं जोड़ा, तो हर एक में हम c नहीं जोड़ेंगे, केवल आखिरी में c जोड़ देंगे। ठीक है, अब थोड़ा हल कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, x की पावर 4/4 प्लस 5 a की पावर x अपॉन लॉग a बेस e प्लस 3 लॉग x बेस e माइनस साइन x 7 sin x प्लस c। ये आपका आंसर हो गया। तो ये कुछ बेसिक से क्वेश्चन है इंटीग्रेशन में,
ये आपके हो गए। जैसे लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन है, इसको मिटा देते हैं, नोट करते जरूर रहिएगा आप लोग। इंटीग्रेशन में जैसे मान लीजिए क्वेश्चन, मान लीजिए आपको दिया गया इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉज स्क्वायर एक्स डी एक्स। आप देखिए ज़रा ध्यान से, इंटीग्रेशन में बेसिकली 50% तो ट्रिग्नोमेट्री ही अप्लाई होगी। ट्रिग्नोमेट्री तो आपको आनी ही आनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए ज़रा, अब आपके पास डायरेक्ट कोई फार्मूला है नहीं 1/sin स्क्वायर और कॉज स्क्वायर का, तो आप सोचोगे कि हम जो हमें क्वेश्चन दिया गया है उसको कुछ इस तरीके से कन्वर्ट करें कि हमें कुछ ऐसा क्वेश्चन बन के आ जाए जिसका हमें फार्मूला पता हो इंटीग्रेशन में। अब हम देख रहे हैं कि इसके एक तरीका ये है कि अगर हम साइन स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। अब आप देखिए, कॉसेक स्क्वायर का भी पता है, सेक स्क्वायर का भी पता है, लेकिन दोनों गुणा में हैं। अगर प्लस में होते तो अलग अलग हो जाते और आप डायरेक्ट ये चीज़ लिख देते, लेकिन ये गुणा में है। तो अभी इंटीग्रेशन में आपने दो फलनों का गुणनफल पढ़ा नहीं है अभी तक, आगे मिलेगा आपको, लेकिन अभी तक तो नहीं पढ़ा है। फिर आप कैसे कर सकते हो, थोड़ा सा आप और दिमाग अप्लाई करोगे। तो जब आप अप्लाई करोगे तो आप ये देखोगे कि 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स, लिख सकते हैं ना, और अपॉन क्या है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉज स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो अब आप इसे ज़रा अलग अलग कर दीजिए, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉज स्क्वायर एक्स डी एक्स, और प्लस कॉज स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉज स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये अलग अलग हो गए, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। नीचे कॉज स्क्वायर है, ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और नीचे साइन स्क्वायर है, ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। आप देखिए डायरेक्ट आपको पता है सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है tan x, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है माइनस कॉट एक्स, और प्लस या फाइनली ऐड कर दीजिए। तो ये हो गया आपका। तो इन दो वीडियो लेक्चर्स में थोड़ा छोटे रखने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, 20-22 मिनट में आपका कंप्लीट हो जाए। इन दो वीडियो लेक्चर्स में हम लोग क्या जाने, हम लोग कुछ फॉर्मूले जान गए हैं, इंटीग्रेशन x की पावर n dx जान गए हैं, इंटीग्रेशन a की पावर x जान गए हैं, इंटीग्रेशन e की पावर x जान गए हैं, इंटीग्रेशन 1/x जान गए हैं, इंटीग्रेशन sin x जान गए हैं, इंटीग्रेशन cos x जान गए हैं, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन सेक एक्स tan x और इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स कॉट एक्स जान गए। ये जो कुछ फार्मूलेज हैं जो दो वीडियो लेक्चर में आप लोग देख के आए हैं, इनको आप एक जगह लिखते रहिए। आपकी बुक में भी लिखे होंगे, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ लिखते रहिए क्योंकि जितना आप लिखेंगे उतना ही आपके मस्तिष्क में छपता चला जाएगा। आप बिलीव मानिए इंटीग्रेशन में कम से कम आपको 30-40 फार्मूले तो मिलने वाले हैं, है ना। इसलिए आपको धीरे धीरे हर फार्मूले को अडॉप्ट करते हुए चलना है। अब अगला वीडियो जो होगा, जितने फार्मूले हम लोगों ने पढ़े हैं उससे संबंधित कम से कम मैं 20-22 क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा। फिर इसके बाद हम लोग किसी अगले फार्मूले की तरफ चलेंगे। तो अगर आपको पसंद आ रहा है ये वीडियो, है ना, तो आप लोग इसे पूरा देखिए, और आपके कुछ मित्र हैं जो मैथ सब्जेक्ट ले रखे हैं इंटरमीडिएट में, उनको भी आप शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि कुछ इसमें कमी है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि इसको इस तरीके से और आप सर कोशिश करें तो हमें ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको, क्योंकि मैं पढ़ने के लिए तो रहा नहीं हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ आपके लिए, जो मुझे देख रहे हैं उनके लिए। अगर उनको लगता है कि मैं उनकी मदद और बेहतर कर सकता हूँ तो उन्हें ज़रूर बताना चाहिए। थैंक यू।